आप सभी जी। मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एडू गेमिंग में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। हमेशा की तरह आज का भी हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की भी हमारी वीडियो में टोटल 10 MCQ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही इसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। सो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिया हुआ है, सतत विकास लक्ष्यों SDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है SDG 4 का लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना और लंबे समय तक चलने वाले अधिगम अवसरों को बढ़ावा देना है। दूसरा दिया हुआ है SDGs संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर B केवल 2, ऑप्शन नंबर C 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन नंबर D ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। देखते हैं, हाल ही में तीसरे MIPTV STG पुस्तकों का वितरण किया गया था। इस बार यह पुस्तक यूरोप में VOD सेवाओं और एसोसिएशन ऑफ कमर्शियल टेलीविज़न को मिला है। STG के तहत कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इसके साथ ही 169 विशिष्ट लक्ष्य भी हैं। इन सभी को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें SDG 4 का लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना और लंबे समय तक चलने वाले अधिगम अवसरों को बढ़ावा देना है। इसलिए पहला कथन सही है। बता दें कि SDGs सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह एक नया तरीका है जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाया जा सके। दूसरा, यह सुविधा तरलता सुविधा कॉरिडोर के आधार के रूप में फिक्स रेट रिवर्स रेपो की जगह लेगी। तीसरा दिया है, यह सुविधा साल भर उपलब्ध रहेगी। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर B केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर C केवल 1 और 3, एंड ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B केवल 2 और 3। व्याख्या देखते हैं, RBI ने हाल ही में 3.75% की दर से हिसाब से स्टैंडिंग डिपॉजिट की शुरुआत की है। इस फैसले के साथ ही यह भी माना जा रहा है कि RBI ने अपनी रिवर्स रेट पॉलिसी को लगभग अप्रासंगिक कर दिया है। आपको बता दें कि स्थायी जमा सुविधा को अर्थव्यवस्था में से तरलता को कम करने के लिए लाया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। हालांकि यह बात सही है कि यह फिक्स रेट रिवर्स रेपो की जगह लाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थायी जमा सुविधा के साथ साथ सीमांत स्थायी सुविधा भी साल भर उपलब्ध रहेगी, इसलिए तीसरा कथन सही है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। खाद्य एवं कृषि संगठन निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन करता है? पहला, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। दूसरा, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तीसरा, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स, एंड चौथा, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल क्रमांक सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर A केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर B केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर C केवल 1, 2 और 3, एंड ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में मार्च के लिए फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया, जिसमें औसत स्कोर 159.3 पॉइंट्स बताया गया है। बता दें कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इससे जुड़े निकाय हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन निम्नलिखित प्रकाशन करता है। पहला तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरिंग एंड एग्रीकल्चर, दूसरा दिया है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, तीसरा दिया है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, चौथा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड पांचवा द स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट इत्यादि। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विदेशी अंशदान अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, यह कानून 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित हुआ। दूसरा, एक बार मंजूरी मिलने के बाद इसका पंजीकरण 5 सालों के लिए वैध होता है। तीसरा, सरकार को किसी भी गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है और सरकार के फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 एंड ऑप्शन नंबर डी केवल 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA में हुए बदलाव को सही माना है। विदेशी अंशदान अधिनियम वर्ष 1976 में बनाया गया था और इस दौरान देश में आपातकाल लागू था। हालांकि इस तत्कालीन कानून को 2010 के एक्ट के जरिए समाप्त कर दिया गया, इसलिए पहला कथन सही है। इस कानून का मकसद भारत में विदेशों से आने वाले अंशदान को रेगुलेट करना है। अगर एक बार FCRA का पंजीकरण हो जाता है तो यह लाइसेंस 5 सालों के लिए वैध होता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। फिर दिया है, कानून के मुताबिक सरकार को इस बात की शक्ति है कि वह किसी भी समय कानून के उल्लंघन के आधार पर लाइसेंस को रद्द कर सकती है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है, फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों में विटामिन का स्तर बढ़ाने का एक माध्यम है। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन करना और उनका वितरण करने की योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफिकेशन राइस के वितरण को सरकार ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। खाद्य पदार्थों में विटामिन के स्तर और आयरन, आयोडीन, जिंक जैसे खनिजों के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन करना और उनका वितरण करने की योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अदन सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यमन की राजधानी भी है। दूसरा, यह
इरिट्रिया, जिबूती, सोमालीलैंड और सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो। देखते हैं, यमन के गृह युद्ध के काफ़ी समय के बाद युद्ध पर विराम लगाने की दिशा में कदम उठाया गया। यह पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित एक देश है। इसके सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पूर्व में ओमान से लगी है। यह इरिट्रिया, जिबूती, सोमालीलैंड और सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, अतः कथन तो सही है। यह प्रायद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा अरब संप्रभु राज्य है। यमन की राजधानी साना है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लुक आउट सर्कुलर LOC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी किया जा सकता है। दूसरा, यह ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI को जारी किया जाता है, जो विदेश मंत्रालय के तहत काम करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। दिल्ली की जिला अदालत ने मजिस्ट्रेट को एक आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें, इस आदेश में CBI को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के आकार पटेल के खिलाफ अपना लुकआउट सर्कुलर LOC वापस लेने का निर्देश दिया गया था। किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए LOC जारी किया जाता है। यह विभिन्न एजेंसियों और सरकारी निकायों द्वारा अप्रवासन ब्यूरो को एक निश्चित प्रारूप जारी किया जाता है। यह पंजीकरण एवं वीजा विस्तार से संबंधित जानकारियां जुटाता और रखता है। BOI गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। बता दें कि राज्य पुलिस के अलावा LOC को CBI, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया निर्देशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किया जा सकता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एंकर बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, एंड ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक सरकार महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए एंकर बैंक की स्थापना करेगी। यह एंकर बैंक 1 महीने की अवधि के भीतर वित्तीय मदद प्रदान करने की कोशिश करेगा। इससे SHG महिला उद्यमियों को अपनी गतिविधियों को जल्द से जल्द शुरू करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए रुपये 500 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इससे 4 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसे 2016 में स्थापित किया गया था।
दूसरा, मेंटर इंडिया अटल इनोवेशन मिशन के तहत नेताओं को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। मेंटर इंडिया छात्रों के मार्गदर्शन हेतु लीडर्स को शामिल करने के लिए एक नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव है। यह 8700 अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए पूरे भारत में अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से लागू किया जाता है, अतः कथन दो भी सही है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। गुरु नाभादास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उनका जन्म वर्तमान हरियाणा में हुआ था। दूसरा, उन्होंने 1585 में भक्तमाल नामक पुस्तक लिखी थी। तीसरा, कुल्लू दशहरा गुरु नाभादास के निर्देश पर मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और तीन, एंड ऑप्शन नंबर डी एक दो और तीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दो और तीन। पंजाब सरकार ने गुरु नाभादास की जयंती पर गजेटेड अवकाश की घोषणा की है। गुरु नाभादास का जन्म 8 अप्रैल 1537 को हुआ था। उनका जन्म वर्तमान तेलंगाना के खम्म जिले में गोदावरी नदी के तट पर हुआ था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। गुरु नाभादास महासा से संबंधित थे, जिन्हें डूम या डूबना समुदाय के रूप में भी माना जाता है, जो अनुसूचित जाति समुदाय में से एक है। इस समुदाय के लोगों को नाभादासिया के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नाभादास ने 1885 में भक्तमाल लिखा था, इसलिए कथन दो सही है। इसमें लगभग 200 संतों की लाइफ हिस्ट्री है। उनकी मृत्यु 1643 में हुई थी। इसके साथ ही हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप कि हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।